साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस प्रकार से दर्पणों पर परावर्तन होता है, दर्पणों से परावर्तन होता है। उसमें तमाम से हम लोगों ने समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की स्थितियां देखा और परावर्तन के नियमों को सीखा। आज हम लोग प्रकाश की दूसरी घटना पर चर्चा करेंगे और वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित घटना है, यानी अपवर्तन किससे संबंधित घटना है। तो हम कहेंगे अपवर्तन जो है वो प्रकाश से संबंधित घटना है। अपवर्तन प्रकाश से संबंधित घटना है। अपवर्तन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो अब बात आती है कि अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस क्रिया में होता क्या है? तो इस क्रिया में प्रकाश किरणें जो होती हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस क्रिया में प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। माध्यम बदलने पर क्या होता है? प्रकाश की चाल बदल जाती है। अब इसमें तमाम से उदाहरण हम देखते हैं, व्यवहारिक उदाहरण है। जैसे हमने देखा होगा कि पानी से भरे गिलास में पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है और पानी में रखा हुआ सिक्का जो है वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए थोड़ा सा इसको अभी हम समझेंगे, इन दोनों घटनाओं को। उससे पहले हम आते हैं कि इसका एक प्रयोग देखते हैं। लैब में इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे अपवर्तन का, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे? एक लेंगे ड्राइंग बोर्ड और उस ड्राइंग बोर्ड पर हम पेपर लगा लेंगे बोर्ड पिनों की सहायता से। पेपर लगाने के बाद में क्या काम किया जाएगा कि जैसे हमारे पास मान लिया ये कांच का गुटका है, ये जो गुटका आप देख पा रहे हैं ये कांच का गुटका है, उदाहरण के रूप में हमने ऐसे लिया, और ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड। तो यहाँ पर हमने इसको बीच में रख लिया इस प्रकार से, जिस पर कि हम पेपर ऑलरेडी लगा चुके हैं, और इसके हम आउटर लाइन खींच लेंगे। ये हमारी आउटर लाइन हो गई है। अब क्या काम करेंगे कि एक तरफ इधर अपने से दूसरे साइड में हम एक तरफ दो तिरछा पिने आलपिन लगाएंगे। जैसे ये यहाँ पर हमने लगा रखा है, एक आलपिन ये है, एक आलपिन ये है। दो तिरछा आलपिने हम लगाएंगे, यहाँ से हल्का सा एंगल लेते हैं इस प्रकार से, और इधर से ऐसे देखेंगे। इसमें जब इसमें से होकर के देखेंगे तो ये दोनों पिने हमको दिखाई पड़ेंगी। उसी के सीध में एक तीसरी पिन लगाते हैं और चौथी पिन भी लगाते हैं, यानी यह पिन और यह पिन लगाते हैं। इस प्रकार से चारों पिनें होती हैं कि यह एक सीध में लगे। इतना काम करने के बाद में हम इन पिनों को निकाल लेंगे और निकालने के बाद में इन पर गोल स्थान यानी गोल निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से गोल निशान लगा लेंगे और अब फिर क्या काम करेंगे कि स्केल से इसको यहां तक मिला देंगे और इसको यहां तक मिला देंगे।
ठीक है, ये इतना काम कर लेंगे। यहां तक मिलाने के बाद में इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिस किरण को इस दिशा में जाना चाहिए था, इस दिशा में जाना चाहिए था, उसने क्या काम किया कि जब यहां कांच में प्रवेश किया तो थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गई, और जब कांच से जब बाहर निकली तो पुनः उस दिशा में चली गई। 2 बार इसमें जो है प्रकाश की किरणें मुड़ी। तो अब हम क्या पाते हैं कि जो कांच का गुटका था और बाहर का जो हिस्सा है, तो बाहर के हिस्से में तो वायु है, वायु हमारा विरल माध्यम होती है, और कांच का गुटका सघन होता है। ये क्या होता है? सघन माध्यम होता है। तो हमने ये देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो वह थोड़ा सा अभिलंब की ओर, यानी इधर की ओर, इधर की ओर ऐसे मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। और फिर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो ये सीधी फिर नहीं निकली, बल्कि इससे थोड़ा सा दूर होते हुए, थोड़ा सा दूर हटते हुए और विरल माध्यम में इस प्रकार से चली गई। तो यहां से कुछ नियम निकल करके आते हैं। 2-3 बातें और समझ लीजिए कि ये हमारा अभिलंब है, यहाँ पर यह वाली लाइन हमारी अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण, ये वाली किरण आपतित किरण है, इसके बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। इसी प्रकार से ये वाली किरण अपवर्तित किरण थी, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको हम अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण। और ये वाली किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो इसमें 2 नियम निकल करके आते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या निकला? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम निकल करके आता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या माने साइन, आपतन कोण यहां पर कितना है? आई। तो आई का जब हम साइन लेंगे तो साइन आई हो जाएगा। और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर में एक नियत अनुपात होता है या निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, ये मान लिया हमारा पहला माध्यम है वायु, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको अपवर्तनांक को हम जनरली म्यू अक्षर से डिनोट करते हैं। म्यू अक्षर से, म्यू या एन से लिखा जाता है। तो ये अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक एन बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। अच्छा, अब इस एन को ही हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहले माध्यम को अगर हम 1 लिखें और दूसरे माध्यम को 2 लिखें तो इसी बात को हम कह सकते हैं 1n2, 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। और अगर यही पहला माध्यम हमारा एयर हो, दूसरा माध्यम ग्लास हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा ANG। ANG बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो इस प्रकार से हमने अपवर्तन के 2 नियम सीखे।
पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हुआ आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक नियत अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र बन जाएगा अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर, या 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, या ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। इस दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो अपवर्तनांक है ये किस चीज को बताता है? अपवर्तनांक किस चीज को बताता है? तो ये वास्तव में माध्यम की सघनता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? माध्यम की सघनता को। इस बात को ध्यान रखना है कि माध्यम जितना ही सघन होगा अपवर्तनांक का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। और यह बताता है कि किरणें कितना विचलित होती हैं, विचलन कितना ज्यादा होगा, उस बात को डिनोट करता है। तो दो बातें बताता है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपवर्तनांक जो है वो नंबर एक तो माध्यम की सघनता मापने का एक तरीका है, और जो कि क्या बताता है कि प्रकाश किरणें कितना विचलित होती हैं। यह दो बातें यहां से इंडिकेट होती हैं। इसके बाद में बात आती है कि ये अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक कभी कभी यह भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अपवर्तनांक जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक माध्यम हमारा निर्वात हो, एक माध्यम क्या हो? निर्वात हो, और दूसरा माध्यम हमारा कोई भी हो। तो निर्वात एक माध्यम और दूसरा माध्यम और कोई दूसरा हो सकता है। वो कांच हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिभाषा क्या निकल करके आती है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक बार पूरे सुन लें। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसके लिए सूत्र बन जाएगा n बराबर c/v। n बराबर c/v। c जहां प्रकाश का वेग होता है, और आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात या वायु में कितना होता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो c का मान हमेशा ज्यादा होता है v की तुलना में, यानी c इज ग्रेटर देन v। और ऐसी स्थिति में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो n का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। n का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तन की घटना कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इस घटना को हम पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला माध्यम अगर 1 लिखा जाए तो 1n2 1n2 बराबर हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी पहले माध्यम में अगर प्रकाश की चाल को आपने v1 माना है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को v2 माना है, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1n2, या सिंपली इसको n भी कहा जा सकता है, n बराबर v1 अपान v2। अभी हमने प्रयोग में देखा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ती हैं विरल से सघन में, और जब सघन से विरल में जाती हैं तो वो क्या होते हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। तो इतना कुछ हमने देखा कि ये दो प्रकार के अपवर्तनांक पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित जो भी रहा ये हमने सीख लिया। इसके बाद में अब अगली बात आती है कि ये जो हमारे उदाहरण हम देखते हैं दैनिक जीवन में, कौन कौन से उदाहरण हमको अपवर्तन से संबंधित मिलते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा था कि पानी में अगर कोई वस्तु पड़ी है तो वह वस्तु हमें कैसी दिखाई पड़ती है, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो इस बात को हम ऐसे समझ लें कि जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर ये कोई पानी में कोई वस्तु पड़ी हुई है। जैसे यहाँ पर पानी है, ये हिस्सा सब पानी है और इसमें कोई वस्तु हमने डाल रखा है, मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है। अब क्या होगा, जो किरण यहां से चलेगी वो मान लिया यहां से इस प्रकार से आई, इस पृष्ठ पर आई पानी से, यानी पानी सघन माध्यम होगा और वायु में जा रही है। तो अब ये किरण सीधी तो जाएगी नहीं, ये किरण सीधी नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा कि इस पर अगर हम कोई अभिलंब खींच देते हैं, ये वाला अभिलंब खींच देते हैं, तो इससे क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये फिर किरण कहीं इस दिशा में चली जाएगी, और अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे यहां पर आती है। तो यही वस्तु जो हमको दिखाई पड़ेगी अब वो यहां पर दिखाई पड़ेगी, ये वस्तु यहां पर दिखाई पड़ेगी। यही कारण है कि वस्तु थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। वो चाहे पेंसिल हो या कोई सिक्का पड़ा हो, दोनों के लिए एक ही बात है, क्योंकि हम देख तो इधर से रहे हैं, इधर से देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई। फिर अगली बात आती है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का भी कारण कुछ यही है, अपवर्तन की घटना ही है। क्या होता है कि तारे हमसे बहुत दूरी पर होते हैं और वायु की तमाम सी परतों से वो गुजरते हैं, और भिन्न भिन्न परतों में टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, टेम्परेचर बदलता रहता है। टेम्परेचर के बदलने के कारण लगातार उनमें क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है, जिस वजह से एक फिक्स जो है वो नहीं हम देख पाते हैं और उनमें टिमटिमाहट दिखाई पड़ती है। एक और घटना है जो कि प्रकाश के अपवर्तन से ही है, खूब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि सूर्योदय से पहले और
सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से कितना पहले, ये हमने समय यहां पर मेंशन कर दिया है, लगभग कितना, 2 मिनट पहले। सूर्योदय से कितना पहले, 2 मिनट पहले। और सूर्यास्त के कितना बाद, 2 मिनट बाद भी सूरज दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इस घटना को भी हम समझ लेते हैं, इस घटना को भी हम आसानी से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया हम ये कहें कि, चलिए इधर मैं बता रहा हूं आपको, इस घटना को आप आसानी से समझिए। जैसे मान लिया यहां पर जो है वो है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और आप यहां खड़े हुए हैं, यहां पर हैं, पृथ्वी पर हैं, इस जगह पर, और सूरज कहीं यहां है, सूरज कहीं यहां पर है। तो ऐसी स्थिति में तो सूरज आपको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में सूरज आपको, यहां पर अगर है ये सूरज, तो यहां दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सूरज से जो किरणें आएंगी वो तो ऐसे सीधे ऐसे निकल जाएंगी। मान लिया ये कोई किरण आ रही तो ये ऐसे निकल जाएगी, तो जब ऐसे निकल जाएगी तो सूरज आपको कहाँ दिखाई पड़ा, अभी तो सूरज दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे ये हम मान लें कि यहाँ तमाम से ये लेयरों से होकर के जा रहा है। अब रात में पृथ्वी तो ठंडी हो चुकी होती है, पृथ्वी के आसपास का वातावरण भी ठंडा हो चुका होगा। तो क्या होगा कि मान लिया कोई हम और किरण दिखा देते, मान लिया हमने कोई किरण यहां दिखाया, ये किरण कोई जा रही थी। अब क्या है कि इसके केंद्र से अगर हम इस लाइन को मिला दें तो ये हो जाएगा अभिलंब, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब ये विरल माध्यम से जब किरण सघन माध्यम में जाएगी तो सीधी ना जाकर के बल्कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ जाएगी और कुछ इस प्रकार से आएगी, यहां आएगी। फिर अब जब मान लिया लेयर के इस बिंदु पर पड़ रही है तो यहां से फिर हम इसको मिला दें, तो ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, ये अभिलंब हो जाएगा। अब ये किरण फिर सीधी न जा करके बल्कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी इस दिशा में मुड़ जाएगी। और यहां पर हम कोई व्यक्ति है यहां पर खड़ा हुआ, तो अब ये जो सूरज यहां था, इस व्यक्ति को सूरज कहां पर दिखाई पड़ेगा, इसके सामने यहां पर सूरज दिखाई पड़ेगा और वो पहले ही देख पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि सूर्योदय से पहले ही सूरज क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय के समय पृथ्वी के आसपास की वायु सघन होती है और उससे दूर की वायु विरल होती है। जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं और इस प्रकार से क्षितिज से नीचे होते हुए भी हमें सूरज दिखाई पड़ता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यही घटना हम सूर्यास्त के समय भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में यहां पर एक और परिभाषा पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो इसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि माध्यम कैसा होना चाहिए, किरणें जो जा रही हों वो सघन माध्यम से प्रवेश कर रही हों विरल माध्यम में। तो यहां से परिभाषा हम निकालते हैं। ये कोई हमारे पास सघन माध्यम है, वो ग्लास हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और विरल माध्यम को हमने एयर मान लिया है। सघन माध्यम को ग्लास और विरल माध्यम को एयर मान लिया है। मान लिया यहां से कोई किरण जा रही थी, तो जब अपवर्तन होगा तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगी और कहीं इस दिशा में चली जाएगी। अगर इस कोण को और बढ़ा दिया जाए, कोण को और बढ़ा दिया जाए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहां से जाने वाली किरण जब वायु माध्यम में जाएगी यानी विरल माध्यम में जाएगी तो बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाती है। यहां पर ये कितने अंश का कोण बन रहा है आपका, 90 अंश का। अपवर्तन कोण 90 अंश का हो रहा है। तो इस स्थिति में यह जो कोण का मान होगा, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं,
क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं कि ध्यान देना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसे जनरली सी से या कभी कभी इसको हम आई सी से भी डिनोट करेंगे, ये सब ध्यान रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी आई बराबर ही हो जाएगा सी और आर बराबर हो जाएगा 90। अब हमको निकालना है कि अगर हम ये मान लें कि सघन माध्यम को हम डेंसर मीडियम यानी डी से लिखें और विरल माध्यम को रेयर मीडियम यानी आर से लिखें, तो यहां पर अपवर्तनांक हो जाएगा डी एन आर। क्या हो जाएगा? डी एन आर। तो डी एन आर बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, पुराने फॉर्मूले के आधार पर, स्नेल के नियम के आधार पर। क्या हो जाएगा? यहां पर आई का मान सी के बराबर है और आर का मान 90 है, तो डी एन आर बराबर हो जाएगा साइन सी बटे साइन 90। लेकिन हमको निकालना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, उल्टा क्रम में निकालना है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इसका पलट जाएगा और ये हो जाएगा आर एन डी। आर एन डी, आर एन डी बराबर हो जाएगा 1/DNR, यानी इसका दर्जा पलट जाएगा, तो हो जाएगा साइन 90 बटे साइन सी। साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है, तो 1/sin सी। आर एन डी यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आर एन डी बराबर 1/sin सी। अगर पहला माध्यम एयर हो, दूसरा माध्यम ग्लास हो, तो हो जाएगा ए एन जी बराबर 1/sin सी यानी 1/sin सी। इस बात को भी हम आसानी से समझ गए होंगे। अब ये अपवर्तन जो है या अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है, यहां से भी को प्रश्न पूछे जाते हैं। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान न्यूनतम, इस बात को भी हम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान न्यूनतम और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अधिकतम होता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है खूब। दूसरी बात है, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितने डिग्री होता है। तो अगर आपके पास वास्तव में तो ये है 41 डिग्री और 49 मिनट, लेकिन कहीं कहीं ये 42 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे 41 डिग्री 49 मिनट पूछा जाए या 42 डिग्री लिखा हो, तो एक ही बात है। इसी प्रकार से जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 48 डिग्री 39 मिनट होता है, जिसको हम 49 डिग्री लिखा हुआ भी पा सकते हैं, तो ये हमारा सही माना जाएगा। अच्छा, हीरे के लिए जो है, हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, यहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, लेकिन ये जो कोण है क्रांतिक कोण, वह बहुत कम होता है। और क्रांतिक कोण बहुत कम होने के कारण जो है वो, अगर कोई प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश कर गई है, तो फिर उसका हीरे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस घटना को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखा कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं, स्नेल का नियम क्या है, खूब पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, और कांच वायु के लिए क्या नाम जो है क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, जलवायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, नियम क्या है, स्नेल का नियम अच्छी तरीके से समझा, और उससे संबंधित अपवर्तन से संबंधित तमाम सी घटनाओं को
हम लोगों ने देखा। आप लोग इसको पुनः रिवाइज करें, तभी अच्छा ये दिमाग में बना रहेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। धन्यवाद।